नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 16 मई 2023 और आज है आपका एमटीएस का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी लेकर के आ गया हूं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको पढ़ाता हूं। आने वाले शिफ्ट में आपको यहां से मदद मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए 16 मई को जो है कौन कौन सा प्रश्न एमटीएस के एग्जाम में प्रथम शिफ्ट में पूछे गए। एक प्रश्न पूछा गया, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था। अगर आपको याद हो कि 9 मई सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन रिपीट भी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट किया गया है। तो ये अमेरिका के ओरेगन में हुआ है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन। अगर आने वाले शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए किसने सिल्वर मेडल जीता, तो आपका आंसर नीरज चोपड़ा होगा। नीरज चोपड़ा को यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला है ना। इसके अलावा भारत के लिए विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रथम मेडल जीतने वाली महिला जो बनी थी ये अंजू बेबी जॉर्ज बनी थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा डायमंड लीग 2022 के विजेता भी नीरज चोपड़ा है और डायमंड लीग 2023 जो अभी संपन्न हुआ है इसमें भी नीरज चोपड़ा को पदक मिला है। इसके अलावा ओलंपिक में प्रथम बार मेडल जीतने वाली महिला जो है ये कर्नो मलेश्वरी हैं जो कांस्य पदक जीती थी सिडनी ओलंपिक के अंदर। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला कौन सा है तो आपका आंसर होता है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी है। इसके अलावा पिछले ओलंपिक में हमने 7 पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक 20 वाले में 1 गोल्ड था, 2 रजत था और 4 जो है आपका ब्रॉन्ज था। ये गोल्ड जो जीता गया था ये नीरज चोपड़ा के द्वारा ही जीता गया था भाला फेंक में, जहाँ पे 87.58 मीटर दूरी तक जो है भाला को दूरी तय करवाया था और इसलिए गोल्ड पाया था। ठीक है, अगला जो ओलंपिक होगा ये 2024 में होगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो आपके पेरिस में होना है। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। कल पूछा गया था आपका कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 कहाँ पर हुआ है, तो शीतकालीन 2022 में जो हुआ ओलंपिक ये आपका हुआ था चीन के बीजिंग में। और अब जो 2026 में शीतकालीन ओलंपिक होगी ये मिलान के अंदर होगी। मिलान कहाँ है, इटली के अंदर है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। एक दिन प्रश्न पूछा गया कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत के तरफ से किसने भाग लिया था, तो आपका आंसर है आरिफ खान। आरिफ खान जो है ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले स्कायर हैं जो भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भाग लिए थे और इन्हें कोई भी पदक नहीं मिला था। यानी टोटल ओवरऑल कहे तो भारत को भी कोई पदक नहीं मिला था। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न दिया गया था, तो किस लिए दिया गया था। इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है कि पंडित रविशंकर साहब किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो पंडित रविशंकर सितार प्ले करते थे, आप सभी जानते हैं। संगीत के क्षेत्र में मैंने आपको बता रखा है कि 6 कैरेक्टर को जो है भारत रत्न दिया गया है। सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में एम सुब्बालक्ष्मी 1998 कर्नाटक संगीत के लिए दिया गया है। आपसे एक चीज़ और बता दूं, कर्नाटक संगीत हो चाहे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हो, इन दोनों में स्वर की जो टाइप होते हैं वो 12 टाइप के स्वर होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है CHSL में, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगले साल 1999 में, 98 के बाद 99 आती है, तो पंडित रविशंकर को सितार प्ले के लिए जो है भारत रत्न दिया गया था। इसके अलावा 2000 ईस्वी में भारत रत्न किसी को भी नहीं दिया गया। 2001 ईस्वी में बिस्मिल्लाह खां शहनाई प्ले करते थे और लता मंगेशकर गायकी, इन दोनों को कंबाइंड रूप से जो है भारत रत्न दिया गया। 2008 में पंडित भीमसेन जोशी और 2019 में भूपेन हजारिका। तो ये कुल मिला के 6 कैरेक्टर हैं जिसे भारत रत्न दिया जा चुका है। ठीक है, भूपेन हजारिका साहब के नाम पे इंडिया में नदी के ऊपर स्थित सबसे बड़ा ब्रिज है जिसे ढोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि वर्तमान समय में इंडिया में नदी के ऊपर स्थित सबसे लंबी पुल कौन सा है, तो ढोला सादिया पुल या फिर भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी से एक बात और पूछा जाता है कि ये किस घराना से संबंधित थे, तो किराना घराना से संबंधित थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत करते थे और कर्नाटक राज्य में इनका जो है जन्म हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर असम में स्थित है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर असम में स्थित है। आपके ऑप्शन में कामाख्या मंदिर दिए गए थे, काफ़ी ही पॉपुलर जो है मंदिर है। यहाँ पे जादू टोना के लिए भी फेमस है ये मंदिर, है ना। तो ये असम में है, यहाँ पे देवी की पूजा होती है। कामाख्या मंदिर राइट आंसर हो जाएगा। असम में जो है एक माजुली नदी द्वीप है जो संसार में सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मानस, काजीरंगा, नमेरी, पावी तोरा, डिबरी सखोवा, ये सभी जो है आपका किसी न किसी रूप में वन्य जीव अभयारण्य
है, नेशनल पार्क है या फिर जैव आरक्षित क्षेत्र है, ये सभी के सभी जो है आपके असम में स्थित है। इसके अलावा असम का शास्त्रीय नृत्य जो है ये सतरिया है और ये सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है जिसके संचालन करने का श्रेय शंकर देव को दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है ना। इसके अलावा अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो कामाख्या मंदिर के परिसर में ही होता है। अब कामाख्या मंदिर ही असम के जोरहाट में है तो वहीं पर अंबुबाची मेला भी होता है। इसके अलावा असम के और प्रमुख त्योहारों में जो है ये बिहू है और बगुरम्बा है, बिछुआ भी है ना, बिहू बगुरम्बा बिछुआ। देखिए बिहू जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, रंगोली बिहू, माघी बिहू, काटी बिहू। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जिसमें होली के समय जो बिहू होता है यानी अप्रैल महीना में जो बिहू होता है उसे रंगोली बिहू कहा जाता है कि अप्रैल महीना में जो बिहू होगा तो होली के लगभग पास में होता है, क्योंकि होली जो है जनरली फरवरी के लास्ट और मार्च में होता है, तो उसके जस्ट बाद जो बिहू होता है उसे रंगोली बिहू कहा जाता है और यही ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है ये पूछा गया था कि भगवान मुरुगन की पूजा किस राज्य में होती है। देखिए अगला जो प्रश्न आया था कि भगवान मुरुगन की पूजा किस राज्य में होती है। देखिए भगवान मुरुगन ये भगवान कार्तिकेय जो है ना, कार्तिकेय है ना, भगवान शंकर के बड़े पुत्र जो हैं कार्तिकेय, गणेश जी के भाई हैं, है ना। तो इनको जो है साउथ के तमिलनाडु में भगवान मुरुगन कहा जाता है। ठीक है, तो भगवान मुरुगन की पूजा तमिलनाडु आंसर हो जाएगा। इसके अलावा तमिलनाडु में एक पोतांदू उत्सव होता है, एक जल्लीकट्टू होता है और एक थाई पूसम होता है। देखिए पोतांदू जो है ये तमिलनाडु का नव वर्ष है, जैसे आपका केरल का नव वर्ष बीसू है, मणिपुर का नववर्ष चेरोवा है ना, बिहार का नववर्ष शीतल है, इसी प्रकार से महाराष्ट्र का नववर्ष गुड़ी पाड़वा है, गुजरात का नववर्ष पाडवा है ना, पंजाब का नववर्ष बैसाखी है ना। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, नववर्ष से क्वेश्चन किसी न किसी रूप में जरूर आ रहे हैं, लेकिन आज इस शिफ्ट में नहीं आया है, आज यहाँ पे भगवान मुरुगन से पूछ दिया है ना। इसके अलावा भगवान कार्तिकेय को ही मुरुगन कहा जाता है, ये बात मैंने बता ही रखा। जल्लीकट्टू त्यौहार क्या होता है, आप लोग पिक्चर भी देखे होंगे, इसके ऊपर पिक्चर भी आ गया है कि सांडों को पहले जो है एक मतलब दवाई कुछ ऐसा दे के नशीली टाइप का उसे दौरा दिया जाता है और फिर उसे पकड़ा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक खेल है। थाईपुसम जो है ये सुई चुभोकर एक जो है गाड़ी वाड़ी खींचे जाते हैं, ये भी भगवान से धार्मिक त्यौहार है। इसके अलावा बतुकम्मा और बोनालू महोत्सव का आयोजन तेलंगाना में होता है, जिसमें बतुकम्मा को फूलों का त्यौहार कहा जाता है, फूलों का त्यौहार। और बतुकम्मा से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसमें किस देवी की पूजा होती है, तो गौरी की पूजा होती है, महागौरी की। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मेदराम जात्रा त्यौहार भी आपका तेलंगाना में भी होता है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। देखिए मैंने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का आपका कोड बता दिया है, समगोकका है ना, भले ही जैसे याद रखिए, आपको काम है याद रखना। समगोकका, स से स्वर्ण रेखा, म से महानदी, गौ से गोदावरी, क से कृष्णा और का से कावेरी, ये 5 मेजर नदी है। इसके अलावा गंगा भी है ना, कि आपका जो है बंगाल के खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में रहा होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में मे भी नर्मदा, माही, ताप्ती, ये सब में से कोई भी आपको हो सकता है कि ये सब जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। और अभी जो मैंने कोड लिखा था और जिसका व्याख्या किया, ये आपका बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो है गोदावरी, स्वर्णरेखा, कावेरी, कृष्णा, गंगा, महानदी। ठीक है, अब यहाँ से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो गोदावरी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी हो जाएगा। महानदी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य से बहती है, तो छत्तीसगढ़ से उत्पादित मतलब उत्सर्जन मतलब क्या बोलते हैं उसका उद्गम होते हैं और आपका जो है उड़ीसा होकर बहती है। देखिए उड़ीसा में जो महानदी बांध परियोजना है, जो इंडिया की सबसे लंबी बांध परियोजना है, ये महानदी पर ही स्थित है। इसके अलावा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटता है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरते हैं, तो 8 राज्यों से। ये 8 राज्य कौन सा है, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लूनी नदी कच्छकेरन में विलुप्त हो जाती है और कच्छकेरन कहाँ है भैया, गुजरात के अंदर है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर से एक ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। काफ़ी आज का जो शिफ्ट है, जो भी मुझे प्रश्न प्राप्त हुए हैं उसमें से अधिकांश क्वेश्चन मैंने बता के रखा और काफ़ी ईजी है, सब जानते हैं, बताए चाहे नहीं बताए, है ना। तो भारत की सबसे स्थलीय लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके अलावा दूसरी सर्वाधिक लंबी सीमा जो है ये चीना के साथ लगती है और तीसरी सर्वाधिक लंबी
सीमा जो है अपना बगल वाला पाकिस्तान के साथ लगता है। भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर या 108 किलोमीटर। और ये सीमा कहाँ पे लगती है, तो पीओके के पास लगती है, लद्दाख साइड में। ठीक है, पीओके जो है ना, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, वहीं पे छोटा सा छोटकू सा सीमा लगता है अफगानिस्तान का भारत के साथ, जो लगभग 106 या 108 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भारत की तटीय राज्यों में सर्वाधिक लंबी सीमा भी पूछा जाता है, तो गुजरात का सबसे लंबा सीमा है तटीय राज्यों में। दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत की जलीय सीमा श्रीलंका से लगता है। और श्रीलंका भारत से किस चीज़ से अलग होता है, तो भैया पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है। इसके अलावा राम सेतु से अलग होता है, एडम ब्रिज से अलग होता है, मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। ये चारों में से किसी भी ऑप्शन, इस क्वेश्चन के लिए कोई मतलब क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली, तो चारों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सभी जो है सीमा बनाने का ही काम करता है ना। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण केंद्र है भारत का, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। डुगोंग एक जाति मतलब जीव होता है जो गेंडा के जैसे दिखता है और शाकाहारी होता है, समुद्री जीव है, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन आप और याद रख सकते हैं, है ना, कि चलिए याद आएगा तो बता देंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो बताना चाह रहा था वो मिस हो गया, है ना। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न जो पूछा गया है कि अशोक का शिलालेख कुल कितनी भाषा में लिखी गई है ना। अशोक का शिलालेख जो है कुल कितनी भाषा में लिखी गई है, तो अशोक का शिलालेख जो है ये आपका 3 भाषा में जो है लिखी गई है। प्राकृतिक, अरमाइक, यूनानी, है ना, यूनानी, है ना। इसके अलावा खरोष्टी, ब्राह्मणी और ग्रीक ये लिपियों का भी जो है प्रयोग हुआ है अशोक के शिलालेख में। आप लोग बताइएगा कि इसमें आंसर आप लोग क्या लगाए हैं, है ना। इसके अलावा जो आपका अशोक के शिलालेख है, ये पढ़ने की सफलता सबसे पहले किसे मिला था, तो जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति को मिला था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप पढ़ा था, है ना। इसके अलावा सभी शिलालेखों में सबसे बड़ा जो शिलालेख है अशोक का, ये 13वां शिलालेख है ना। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसके समय से हुआ, तो आप कहोगे कि भैया अशोक के समय से। सबसे पहले जो शिलालेख है इन्हीं से, अशोक के बारे में ही शिलालेख मिलती है सबसे पहले, बाद में और भी शासक के मिले, है ना। इसके अलावा अशोक का जो टोपरा अभिलेख है या फिर मेरठ अभिलेख है, इसको उठा के ले गया था कौन, फिरोज शाह तुगलक। कहाँ ले गया था, दिल्ली। तो ये भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि अशोक के टोपरा और मेरठ अभिलेख को जो है किसने उठा के दिल्ली ले गया था, तो आपका आंसर होता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक वही तुगलक है जो नहरों का निर्माण बड़े पैमाने पे करवाए थे, जिसमें चार जो है बड़े बड़े नहर बनवाए और लगभग 300 के करीब जो है छोटे छोटे नहर बनवाए थे। ठीक है, इसके अलावा सांची का स्तूप जो है, सांची का स्तूप ये भी अशोक ने निर्माण करवाया, जो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। इसके अलावा कलिंग युद्ध कब होती है, 261 बीसी में होती है ईसा पूर्व, है ना। और ये अशोक से ही संबंधित है। कलिंग नरेश जो है, कलिंग समझते हैं किसे कहते हैं, उड़ीसा को, और जो है अशोक शामिल थे। ठीक है, 261 बीसी में होते हैं। और इसी युद्ध के बाद जो है अशोक ने धम्म को अपनाया था। धम्म को जो है बौद्ध धर्म में, धर्म को धम्म कहते हैं, तो बौद्ध धर्म को अपनाया था इसी युद्ध के बाद। ठीक है, बौद्ध धर्म की दीक्षा जो अशोक लिए थे, ये अब तो नहीं पूछा जाता है, पहले बहुत पूछा जाता था, तो उपगुप्त से लिया है। ठीक है, अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्रा के मतलब पाटलिपुत्रा में। बौद्ध संगति 4 होती है। पहला जो है राजगीर में हुआ था अजात शत्रु के समय में, दूसरा कालाशोक के समय में वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में अशोक के समय, और चौथा कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, फूल निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि फूल का नर अंग मादा अंग क्या होता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका कैटेगरी पूछ लिया कि किस में आता है। तो ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि किस चीज का फूल पूछा था, क्योंकि सभी पेड़ पौधे एक ही कैडर में नहीं आते। किस चीज का फूल पूछा था, है ना। तो ये क्वेश्चन ही पूरा नहीं है, इसलिए आंसर पूरा मैं नहीं दे पाऊंगा, है ना। फिलहाल थाइलोफाइटा में जो आते हैं जीवाणु काफी हद तक, कवक आ जाते हैं और शैवाल आ जाते हैं थाइलोफाइटा में। थाइलोफाइटा सजीव जगत की सबसे बड़ी समूह है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ी समूह है। इसके अलावा ब्रायोफाइटा में मॉस आ जाता है। मॉस जानते हैं ना, मॉस काफी बार पूछा जाता है कि किस में आता है, ब्रायोफाइटा में आता है। और ब्रायोफाइटा को, है ना, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियन कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो आप मानव वाला सोच रहे हैं, जीव जंतु वाला सोच रहे हैं, तो अलग नहीं सोच रहे हैं आप, थोड़ा सा जो है ये हट के सोच रहे हैं। आर्थ्रोपोडा में कीट पतंग तितली केकड़ा वगैरह आ जाता है।
एनीलिडा, एनीलिडा में जोंक केचुआ वगैरह आ जाता है ना। इसके अलावा मोलस्का, जिसके ऊपर कवच रहता है उसे मोलस्का, जैसे आपका घेंगा हो जाएगा, है ना, सीपी वगैरह हो जाएगा, है ना। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को आप मोलस्का में ही रखेंगे, है ना। तो ये सब कुछ जो है विभाजन किए गए हैं ग्रुप में, तो इसे जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा फूलों के जो है नर अंग और मादा अंग मैं आपको बता रखा हूँ कि फूलों के नर अंग को जो है ना पुंकेसर और मादा अंग को स्त्री केसर कहा जाता है। लेकिन हमेशा यही ऑप्शन में नहीं रहेगा, पुमंग और जायांग भी रह सकता है, पुमंग और जायांग। तो जायांग जो है फीमेल वाला जो है प्रजनन अंग है और पुमंग जो है मेल का प्रजनन अंग है पेड़ पौधों के अंदर। इसके अलावा पेड़ पौधों के अंदर सांस कहाँ से लेते हैं? रंध्र से लेते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। रंध्र मतलब एस्टोमेटा, है ना। पेड़ पौधा का जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति या सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, जो पेड़ पौधे को खाना या पोषण तत्व का जो है जरिया है। इसके अलावा जाइलम उत्तक होता है जो पेड़ पौधों में जल को पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम उत्तक, फॉसे फूड, फॉसे फ्लोएम, फ्लोएम उत्तक जो है फूड पहुंचाने का काम करता है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी चलाए थे और चौरा चौरी हत्याकांड के कारण ही असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के द्वारा करा गया था और प्रथम अध्यक्ष चितरंजन दास बने थे। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में होती है, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं और इसी में जो है स्वराज की मांग की गई थी। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि 8 अप्रैल 1929 को लाहौर के असेंबली में बम किसने फेंका? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। इसके अलावा साइमन कमीशन बन के कब तैयार हुआ था? 1927 में। लेकिन भारत कब आया था? 1928 में। इसे गोरों का कमीशन कहा गया था और इसी का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी प्रहार में जो है मतलब चोट लग गया, जो बाद में इसी के कारण इनका मौत हो गया था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने चलाया था और कहाँ से चलाया था? तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से चलाया था। ये वही साबरमती आश्रम है जो लोथल शहर का जो नदी है भोगवा नदी, ये साबरमती का ही सहायक नदी है भोगवा नदी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि जो लोथल शहर है किस नदी के उपनदी पर स्थित है? तो साबरमती आंसर था वहां पर, ठीक है। इसके अलावा चौरा चौरी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, ये बात बता ही दिया। एक प्रश्न पूछा गया, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं, आर्टिकल 368 में वर्णित है। इसके अलावा मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो आर्टिकल 61 में है, ये आपका अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार के बारे में जरूरी है बताना, 14 से 18 इक्वलिटी का राइट है, 19 प्रेस की स्वतंत्रता है, 20 और 22 आज़ादी के मामले में छूट है, 21 निजता का अधिकार है, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है, 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 12 से लेकर 35 तक का आर्टिकल कवर करता है, भाग 3 में है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार पहले 7 हुआ करता था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा के आर्टिकल 300 के ए में रख दिया गया, जो विधिक अधिकार है अब, ठीक है। तो यहाँ पे सभी बातों को ध्यान रखेंगे दोस्तों। मैं इतना फास्ट नहीं चलूंगा तो ये वीडियो आपका जो है बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप ही लोग कहोगे कि लंबा हो गया। मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया है, 1976 में ऐड किया गया। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे सर्वप्रथम 10 प्रकार के, वर्तमान में 11 प्रकार के हैं। इसे भाग 4 ए में आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। संघ की व्यवस्था जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है और समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने को मिला कि घरेलू अंतिम उत्पाद को क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सिंपल सा जीडीपी से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। इसके अलावा आपको पूछा गया था कि जीवीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, ये पहले भी पूछा गया है। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। और जीएनपी कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कि भारत का जो जीडीपी होता है इसमें विदेश से अर्जित मुद्रा, है ना, विदेश में जो मेरा कोई आदमी, मान लीजिए हमारा कोई भाई जाके विदेश में कमा रहा है अमेरिका में, तो विदेश से अर्जित लाभ, है ना, विदेश से अर्जित लाभ और विदेशी आदमी के द्वारा भारत से अर्जित लाभ को घटा देते हैं कि अमेरिका का कोई आदमी सैम है, ये आपका आके इंडिया में कमा रहा है तो इसको घटाएंगे, इसे ही बोलते हैं जीएनपी, ठीक है। एक प्रश्न पूछा गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? काफ़ी पॉपुलर स्लोगन है ये, किसका है? सुभाष चंद्र बोस साहब का। तो इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस साहब ने दिया है। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023
कर लीजिएगा। ये मिला है उड़ीसा आपदा प्रबंधन को और लुंगलई फायर स्टेशन जो मिजोरम में है, तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। इसके अलावा पिछले साल जो है विनोद राय को मिला था, विनोद शर्मा को मिला था, माफ़ कीजिएगा, है ना। इसके अलावा त्रिपुरा में कौन से त्यौहार में 14 देवी देवताओं की पूजा होती है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो करची पूजा हो जाएगा, जो मैंने बता रखा था कि भाई करची पूजा जो है त्रिपुरा का है, लेकिन इसमें 14 देवी देवता की पूजा होती है, ये नहीं बताया था। जो नहीं बताया था वो तो नहीं है बताऊंगा ना, लेकिन अंदर डीप जाके क्वेश्चन पूछा है ना, तो ये इसका भी आंसर करची पूजा है दोस्तों। इसके अलावा आपका जो एक क्वेश्चन पूछा गया है, खेल से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं है ना। तो मिलेंगे दोस्तों सेकेंड शिफ्ट वाली वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पे मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ से भी आप ऐड हो सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टुडे एग्जाम। जैसे चैनल का नाम है बरका टी और बरका ई, है ना, बरका टी और सब स्मॉल, बरका ई और सब स्मॉल, है ना। तो इसी प्रकार से जो है आपको सर्च कर लेना है। कलाम साहब के फोटो डीपी में लगे होंगे, और 5,500 सब्सक्राइबर वाला जो है ग्रुप का आपको ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको पीडीएफ दी जाएगी। कल हर दिन जो है पीडीएफ आपको रात को मिल जाता है, या फिर अर्ली मॉर्निंग मिल जाता है। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।